लिखिए, वैसे नहीं। चलिए, हाँ ठीक है जी, कर दिए। हाँ हाँ करिए, हाँ मैंने रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब देखिए, डिफरेंस एंड रेटिफिकेशन दोनों एक साथ हम लोग देख लेंगे, समझे कि डिफरेंस एंड रेटिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन, अभिसमय एवं सिफारिश में अंतर तथा अनुसमर्थन। समझे, अंतर क्या है और अनुसमर्थन कैसे होता है, समझे। इसको हम लोग दो पार्ट में देख सकते हैं और बाद में लिखने के समय कंबाइंड कर देंगे, समझे, कंबाइंड करके लिख देंगे। एक कन्वेंशन हो गया, ए रिकमेंडेशन हो गया। कन्वेंशन हो गया, रिकमेंडेशन हो गया। कहता है कि जैसे ILO पास किया कन्वेंशन या रिकमेंडेशन, ये मेंबर कंट्री को चला जाएगा, समझे। यानी कि ये कन्वेंशन का कॉपी ऑफ कन्वेंशन ये चला जाएगा मेंबर कंट्री। इसी तरह कॉपी ऑफ रिकमेंडेशन ये चला जाएगा मेंबर कंट्री। ठीक है, सदस्य देश को ये कन्वेंशन की कॉपी या रिकमेंडेशन की कॉपी चला जाएगा। पहले थोड़ा सा जो करस्पॉन्डेंस में डिफ़िकल्टीज था, आज करस्पॉन्डेंस बहुत इजी हो गया है, इसलिए कि ऑनलाइन आपको लोड कर देता है या आपको ट्रांसफ़र कर देता है, समझे। पहले जो है ये पोस्टल से जाता था, टाइम टेकिंग होता था, उससे कोई मतलब नहीं। अब जो मेंबर कंट्री है, तो यहाँ हम कंट्री अब लिखते हैं। कंट्री जो है वह 12 to 18 यानी मिनिमम 12 और मैक्सिमम 18 मंथ्स में ये कन्वेंशन को प्लेस करेगा हायर बॉडी। हायर बॉडी, अब लेट इट इंडिया, मानिए कि वो नेशन जो है भारत है, तो भारत का हायर बॉडी कौन है? पार्लियामेंट इज द हायर बॉडी। उसी तरह यहाँ भी हूबहू बात कही गई है कि जो भी सदस्य देश को जब रिकमेंडेशन मिलेगा तो इस रिकमेंडेशन को 12 माह मिनिमम और मैक्सिमम 18 माह में इसको आप पुट कीजिए,
कहाँ? हायर बॉडी में। ठीक है। अब हायर बॉडी में इस पर चर्चा होगी। जो हायर बॉडी है उसमें इस पर डिबेट होगा कि इट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, कि यह लागू किया, स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर। अगर आप एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ हम स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको भविष्य में इसको लागू करना होगा। समझे? तो अब इस पर डिबेट होगा या जो भी प्रक्रिया चलती है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं रेटिफिकेशन प्रोसेस। जो इसको लागू करने के लिए जब उसमें जो डिसीजन होता है और उस डिसीजन के लिए जो स्टेप लिया जाता है, एक्सपर्ट कमेटी बनता है, सेलेक्ट कमेटी भी बन सकता है, नहीं समझे? अब जो करना है गवर्नमेंट को अपने हिसाब से करेगा। समझे? तो इसके लिए जो हम स्टेप लेते हैं, द स्टेप्स विच आर टेकन नहीं टू डिसाइड अबाउट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एनी कन्वेंशन और रिकमेंडेशन आर नोन एज रेटिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं अनुसमर्थन प्रक्रिया। बात समझे? तो ये अब क्या होगा? स्टार्ट होगा क्या? स्टेप लिया जाएगा किस, और उस स्टेप को क्या कहेंगे? रेटिफिकेशन प्रोसेस। समझे? अब यहाँ स्टार्ट होगा क्या? रेटिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है। अब रेटिफिकेशन प्रोसेस यानी लागू करने या नहीं करने संबंधी डिसीजन लेना, टू टेक डिसीजन अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन और नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। समझे? इसी पर निर्णय लिया जाता है। समझे? और इसके लिए जो अलग अलग देश का अलग अलग सिस्टम है, वो अपने हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट, यानी कि यह कन्वेंशन या रिकमेंडेशन लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस पर वो क्या लेगा? निर्णय लेगा। ठीक है। अब एक यहाँ कंडीशन है, कंडीशन है। समझे? जब भी आप रेटिफिकेशन कीजिएगा तो वहाँ एक कंडीशन है, और वही कंडीशन जो है ये कन्वेंशन और रिकमेंडेशन के बीच में डिफरेंस को हाईलाइट कर देगा। अब क्या कंडीशन है? इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं। क्या कंडीशन है? कहता है कि कोई भी कन्वेंशन चौथा हो जाएगा। कन्वेंशन जो है वो होली रेटिफाई होना, किसी भी कन्वेंशन को जब लागू करने के लिए स्वीकार कीजिएगा तो उसको 100% स्वीकार कीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि इफ देयर आर 12 provisions in the convention regarding any subject matter, किसी भी विषय वस्तु के संबंध में कन्वेंशन में 12 प्रावधान हैं। मानिए, तो जब भी कोई नेशन उसको रेटिफाई करेगा तो कितने प्रावधान को लागू करने के लिए एक्सेप्ट करेगा? 12। पूरा का पूरा प्रावधान लागू करना होगा। समझे? तो इसका जब भी रेटिफिकेशन होगा तो क्या होगा? होली और नॉट। अगर 12 प्रावधान है उसमें किसी कन्वेंशन में, तो आप 12 को लागू करने के लिए स्वीकार कीजिए और नहीं तो रिफ्यूज कर जाइए। ठीक है?
इसमें क्या है, रिकमेंडेशन का क्या नियम है कि कोई भी रिकमेंडेशन है उसको पार्शियल और होली रेटिफाई हो सकता है। समझे? यानी एनी रिकमेंडेशन में बी रेटिफाइड बाय द मेंबर कंट्री आइदर पार्शियल और होली। तो उसी तरह समझिए, इफ देयर आर 15 प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर द रिकमेंडेशन, समझे, 15 प्रावधान है रिकमेंडेशन में, तो कोई भी सदस्य देश है उसमें से 1, 2, 4, 5, 10 जो है वो जितना मन करे उतना रेटिफाई कर लेगा और जितना मन करे उतना छोड़ देगा। ठीक है। अब यहाँ 2 पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वर्कर का और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है आइदर एम्प्लॉयर और द नेशन। समझे? तो अगर वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो कन्वेंशन अच्छा होता है, इसलिए उसका रेटिफिकेशन 100% करना है। तो जब भी करिएगा तो ज़्यादा उसको फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए कि जो भी कन्वेंशन आता है इन फेवर ऑफ लेबर आता है, कंसीडरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ लेबर आता है। और जब दूसरी तरफ जाइएगा एम्प्लॉयर या नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है कि कोई भी कन्वेंशन जो पारित हुआ ILO में, तो कोई सदस्य देश है उस कन्वेंशन के अगेंस्ट में वोटिंग किया हो, अब अगेंस्ट में वोटिंग किया तो अपने देश के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगेंस्ट में वोटिंग किया और फिर भी कन्वेंशन पारित हो गया, तो अब वो देश जो है कंफर्टेबल नहीं है टू रेटिफाई दैट कन्वेंशन। वो तो कंफर्टेबल है नहीं, इसलिए कि उसके अगेंस्ट में वोटिंग किया है, लेकिन फिर भी पारित हो गया, तो कंफर्टेबल तो है नहीं। समझे? तो नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो वो कन्वेंशन जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, हार्ड हो जाता है। समझे? और वहाँ अगर रिकमेंडेशन है तो हो सकता है कि रिकमेंडेशन में अगर 10 बात है, 15 बात है, तो उसमें से 1-2 वो देश लागू करने में सक्षम है, कैपेबल है। समझे? टू इम्प्लीमेंट 1 और मोर देन 1 प्रोविजंस ऑफ द रिकमेंडेशन। समझे? वो कैपेबल है, माने उतना उसकी क्षमता है कि हम 1-2 प्रावधान लागू कर देंगे। तो वैसे ही अगर राष्ट्र की स्थिति को ध्यान में रखिएगा या एम्प्लॉयर की स्थिति को ध्यान में रखिएगा तो वह रिकमेंडेशन अच्छा दिखाई देता है। समझे? नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि खजूर का पेड़ है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, बड़ा पौष्टिक होता है खजूर का फल, तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। नहीं समझे? तो उससे अच्छा है कि कम फायदा हो जाए लेकिन कुछ तो फायदा हो जाएगा ना। तो वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो कन्वेंशन अच्छा है, इसलिए कि पूरा फायदा हो जाएगा। समझे? गवर्नमेंट के हिसाब से देखिएगा तो रिकमेंडेशन अच्छा होता है, इसलिए कि पार्शियल भी लागू कर देगा तो वर्कर को कुछ फ़ायदा दिला सकता है। कन्वेंशन उसके माथा पड़ गया, एक भी लागू करने की स्थिति में नहीं है, तो पूरा का पूरा उसको रेटिफाई नहीं कर पाता है। समझे? तो ये जो भी है। दूसरा एक बराबर पूछा जाता है कि द रेटिफिकेशन ऑफ एनी कन्वेंशन और रिकमेंडेशन इज कंपल्सरी फॉर एनी नेशन। क्या किसी भी अभिसमय या सिफारिश को अनुसमर्थित करना किसी राष्ट्र के लिए अनिवार्य है या ऐच्छिक है? तो ये क्वेश्चन बराबर करता है। तो कहिएगा कि इट इज नॉट कंपल्सन, इट इज मोरल बाइंडिंग। नहीं समझे? ये नैतिक बाध्यता है, ये हमारी अनिवार्यता नहीं है। एनी नेशन इज नॉट कंपेल्ड टू रेटिफाई द कन्वेंशन इवन दैट नेशन इज अ मेंबर ऑफ ILO। कोई भी देश अगर ILO का मेंबर भी हो, सदस्य भी है, तभी भी वह बाध्य नहीं है कि उसके कन्वेंशन या रिकमेंडेशन को रेटिफाई करे, इसलिए कि जैसे बाध्य हो जाइएगा तो आपकी स्वायत्ता और संप्रभुता 0 हो जाएगा, यानी कि आप ILO का गुलाम माने जाइएगा। समझे? तो कोई भी देश जो है उसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन नैतिक बाध्यता है। नैतिक बाध्यता क्यों है कि आप जो है ILO का सदस्य हैं
और ILO पारित कर रहा है, तो आप उस कन्वेंशन या रिकमेंडेशन को नहीं मानिएगा तो दूसरा कौन मानेगा? समझे? आप नहीं मानिएगा तो दूसरा कौन मानेगा? तो ये किसी भी देश के लिए ये बाध्यता नहीं है, बल्कि मोरल बाइंडिंग है। नहीं, मोरल बाइंडिंग है। ये आप नहीं मानिएगा तो दूसरा कौन मानेगा? तो एक ही। तो यहाँ हम लोग एक डिफरेंस देखें। अब अगला जो है, अब इसका कन्वेंशन या रिकमेंडेशन कि देख लिए कि या तो पार्शियल होगा या तो होली होगा इन केस ऑफ रिकमेंडेशन, और यहाँ जो है होली का होली। ठीक है। अब यहाँ पहले हम लोग देखेंगे रेटिफाई कर दें। रेटिफाई हो गया, समझ में? तो एक से ध्यान में दिए कि इसको जब भी रेटिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? होली करेंगे। ठीक है। अब पांचवा है कि रेटिफाइड। रेटिफाइड हो गया, अच्छा ही पहले देखें, तो अब नॉट रेटिफाइड की बात करेंगे, नहीं समझे? तो जब रेटिफाइड हो गया तो ILO को तो इन्फॉर्म करना होगा ना, तो ILO को इन्फॉर्म कर देगा। ILO को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हमने ये कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया। ठीक है। अब उतना से जिम्मेवारी नहीं समाप्त होती है। अब रेटिफाई कर दिए, हाँ कोई आदमी आया कहा कि 1 करोड़ रुपया दीजिए, हाँ दे देंगे, मिल गया? नहीं। 1 करोड़ रुपया दीजिए तो हाँ दे देंगे, तो इतना तो हुआ कि हाँ वचन हम दे दिए या हम देंगे। अब दीजिएगा तब ना वो असाइनमेंट कंप्लीट होगा जी। जब आए 1 करोड़ दीजिए तो हाँ दे देंगे, तो दे देंगे नहीं, दे दीजिए ना। तो आप रेटिफाई कर दीजिए, कोई भी कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिए तो वर्कर को फ़ायदा हो गया? नहीं। जैसे रेटिफाई कीजिएगा तो आफ्टर रेटिफिकेशन इस कन्वेंशन को क्या करना होगा? द प्रोविज़न मेंशन अंडर द कन्वेंशन, जो कन्वेंशन में प्रावधान है इसके प्रोविज़न को, जो भी प्रोविजंस इसमें मेंशन्ड है उसको क्या करना होगा? इम्प्लीमेंट करना होगा। समझे? अब इम्प्लीमेंट कीजिए। अब इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो मानिए कि जो सब्जेक्ट मैटर पर कन्वेंशन आया है उस सब्जेक्ट मैटर पर आपके यहाँ ऑलरेडी कोई कानून लागू है। जैसे डेली आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन, तो आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन में क्या है कि डेली आवर्स ऑफ वर्क, वीकली आवर्स ऑफ वर्क। रेस्ट इंटरवल कन्वेंशन, तो हमारे यहाँ कानून है कि नहीं जिस पर आवर्स ऑफ वर्क के लिए कानून है। तो अब जब रेटिफाई कर दिए तो एक के उपाय है कि अगर उस विषय पर कानून है तो कोई बात नहीं है, कानून नहीं है तो कानून पारित करना होगा। जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन 51 में आया, हमने 1958 में रेटिफाई हो कर दिया, तब ये ठंडा बैठल थे। अरे भाई तो रेटिफाई किए तो उससे तो लाभ नहीं ना हुआ, उसको क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास अगर एग्जिस्टिंग लेबर लॉ है तो इस कन्वेंशन के प्रावधान को उस लेबर लॉ में संशोधन करके डाल दीजिए। अगर आपके पास इससे कंसर्न कोई लेबर लॉ नहीं है तो आप कोई नया लेबर लॉ पारित कीजिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा कि आइदर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट माने संशोधन, और इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट माने पारित करना, इनेक्टमेंट क्या? ऑफ लेबर लॉज, लेबर लॉज। यानी श्रम कानून में या तो संशोधन करके डाला जाएगा और नहीं तो पारित करके
उस पर नया कानून पारित करना। हूबहू यही चीज़ यहाँ भी है कि अगर कोई रिकमेंडेशन आप रेटिफाई करते हैं तो रेटिफाई करने के बाद ILO को क्या कीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमने रेटिफाई कर दिया और इस रिकमेंडेशन के जो प्रोविज़न है, उस रिकमेंडेशन में जो मेंशन्ड प्रोविज़न है, इसके प्रोविज़न को, जो प्रोविज़न्स है उसको लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करना होगा। और इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, या तो अमेंडमेंट कीजिए, कोई अगर कानून आपके यहाँ है तो उस कानून में संशोधन कीजिए, और अगर नहीं है तो कानून पारित कर दीजिए, इनैक्टमेंट ऑफ लेबर लॉ। अगर कानून आपके यहाँ है एग्जिस्टिंग तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप उस कानून में संशोधन करके डाल दीजिए। अगर कानून नहीं है तो नया कानून पारित कर दीजिए उस विषय पर। तो समान पारिश्रमिक पर हमने क्या किया, कानून पारित किया, और बहुत ऐसे प्रावधान हैं जिस पर हमको संशोधन करके डाल देना पड़ा। ठीक है। अब दूसरा पक्ष है कि नॉट रेटिफाइड। दूसरा पक्ष क्या है, नॉट रेटिफाइड वाला। वो पक्ष हम लोग देख लें कि अगर कोई कन्वेंशन जो है वह रेटिफाई नहीं हुआ, नॉट रेटिफाइड, नहीं समझे, तो इसका जो नेचर है वो पार्शियल है कि होली नेचर है, होली नेचर है, समझे, रिजिड होता है। तो मानिए कि कन्वेंशन आपने रेटिफाई नहीं किया तो आप ILO को इन्फॉर्म कीजिए, नॉट रेटिफाइड, ILO को इन्फॉर्म करेगा वो सदस्य देश with promise to ratify in future. Within a certain period जैसे कोई कन्वेंशन आपने रेटिफाई नहीं किया, आप ILO को इन्फॉर्म किए कि हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है, हम 10 साल के अंदर रेटिफाई कर लेंगे। अब जैसे 10 साल बीत गया, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स अगेन आपको देना पड़ेगा, फिर से 10 साल 15 साल दे दीजिए, हम इतना दिन के अंदर करेंगे। जब तक नहीं रेटिफाई कीजिएगा तब तक उसको इन्फॉर्म करते रहना होगा, समझे। इसलिए कि वो क्या है, कंपल्सरी इन नेचर है, समझे, वो पार्शियल होता नहीं है, वो 100% होता है, समझे। तो इसको जब तक नहीं कीजिएगा तब तक बढ़ाते रहिए, 10 साल 15 साल का टाइम लेते रहिए, कोई बात नहीं है। अब आइए रिकमेंडेशन पर। कोई रिकमेंडेशन है वो नॉट रेटिफाइड की स्थिति में आ गया, समझे, ये रिकमेंडेशन नॉट रेटिफाइड हो गया, ठीक है। अब जब नॉट रेटिफाइड हो गया तो आपको ILO को इन्फॉर्म करना होगा वंस मैंने एक बार ILO को इन्फॉर्म करना होगा, समझे।
कि हमने रेटिफाई नहीं कर पाया ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, समझे, हम नहीं कर पाया, समझे। एक वो कर लिए तब इन्फॉर्म करिए, एक वो कर लिए, दुहियो कर लिए, पार्शियल तो कर सकते हैं, समझे। तो कभी कभी देखिएगा कि हमारा कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल, तो जो भी डेवलपिंग नेशन है या अनडेवलप्ड नेशन है वहाँ कन्वेंशन बड़ा इफेक्टिव रोल, प्रभावी जो है वो भूमिका निभाता है। और जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ कन्वेंशन का अपना बोलबाला होता है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ रेटिफाइड देखिएगा कन्वेंशन वो सब विकसित राष्ट्र में है, समझे, विकसित राष्ट्र में है। आज जितने भी विकासशील या अविकसित राष्ट्र है वहाँ ज़्यादा क्या रेटिफाई हुआ है, रिकमेंडेशन रेटिफाई हुआ। अब अपने देश में सुन लीजिए, अपने देश के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे मानिए कि कन्वेंशन है, अपना देश में कोई कन्वेंशन है, नहीं समझे, लेट कि देयर आर 12 प्रोविजंस, 12 प्रावधान है। कोई कन्वेंशन में 12 प्रावधान है, समझे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें से 8 गो प्रावधान जो है, प्रोविजंस जो है को लागू करने में सक्षम है, समझे। तो 8 गो प्रावधान को लागू करने में सक्षम है, 4 गो को सक्षम नहीं है, तो रेटिफाई संभव होगा। तो अपना सरकार क्या करती है कि 8 गो इसको रेटिफाई नहीं करती है, विदाउट रेटिफिकेशन ये प्रावधान को अपने लॉ में इंक्लूड कर लेती है, नहीं समझे। रेटिफिकेशन नहीं करेंगे, वो 8 गो प्रावधान पहले लागू कर लेते हैं, और जो 4 गो बचा हुआ है बाद में अगर ऐसा स्थिति आ गया कि वो भी 4 गो हम रेटिफाई कर सकते हैं तो एक बार रेटिफाई कर देंगे 4 गो जो बचल का है वो भी उसमें हम इंक्लूड कर देंगे, समझे। तो अपना गवर्नमेंट बड़ा टेक्निकल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टू मच टेक्निकल, समझे। कि अगर हम जो लागू करना है, जैसे देखिएगा आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन था, समझे, आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन, एक एग्जांपल देख लीजिए। आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन था, उसमें आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन में था 8 आवर्स पर डे, आप 48 आवर्स पर वीक। अपना भारत क्या किया कि हाई रेटिफाई कर लिया और इसको छोड़ दिया, एक या 9 आवर्स पर डे, ठीक है। लेकिन जब माइंस का स्टडी कीजिएगा तो माइंस में बिलो ग्राउंड में 8 आवर्स पर डे रख दिया। जब माइंस में देखिएगा तो माइंस में बिलो ग्राउंड जो काम करते हैं उनका लिए 8 आवर्स पर डे है, समझे, उनका आवर्स ऑफ वर्क 8 आवर्स पर डे है। अब नया जो कोड ला रही है गवर्नमेंट उसमें क्या किया है, 8 आवर्स पर डे कर दिया। फैक्ट्री में भी 8 आवर्स पर डे कर दिया, समझे, फैक्ट्रीज में भी 8 आवर्स पर डे कर दिया, समझे। तो नया कोड में 8 आवर्स कर दिया। इसलिए अगर देख रही है कि 8 घंटा हम एवरेज लेते हैं तो 8 घंटा कर दीजिए, हर दिन आदमी 8 घंटा काम करेगा, नहीं समझे, क्योंकि एवरेज हमारा वही है। तो अपने यहाँ जो है वो देखिएगा कि बहुत ऐसे कन्वेंशन का प्रावधान है जिसको हम पार्शियल अपने कानून में इंक्लूड कर लिए हैं, लेकिन उस कन्वेंशन को हमने रेटिफाई नहीं किया है, या रिकमेंडेशन का प्रावधान है, समझे, उसको हमने पार्शियल इंक्लूड कर लिया है, बहुत ऐसा है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हम कन्वेंशन को रेटिफाई कर लिए या रिकमेंडेशन को रेटिफाई कर लिए,
तो रेटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। रेटिफाई करने के बाद ये इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और इम्प्लीमेंट कैसे होगा, थ्रू लेबर लॉ, थ्रू लेबर लॉ होगा, और इम्प्लीमेंट होगा थ्रू लेबर लॉ, श्रम कानून के द्वारा। ये भी थ्रू लेबर लॉ होगा। ठीक है, लॉज कर दीजिए, अनेक कानून उसके द्वारा होगा। अब जैसे कन्वेंशन का वो प्रावधान लागू हो गया लेबर लॉ के तहत, ये कन्वेंशन है किसका, ILO का है। ये कन्वेंशन ILO का ना है, या ये रिकमेंडेशन किसका है, ILO का है, और उसको हम रेटिफाई किए। यानी कि ILO से ठीक है, अब ILO का हम इम्प्लीमेंट, अब ILO से ये कन्वेंशन रेटिफाई किया, हमारा लेबर लॉ प्रभावित हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया आफ्टर रेटिफिकेशन ऑफ एनी कन्वेंशन और आफ्टर एंड ऑल्सो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्रोविजन ऑफ दैट कन्वेंशन। ये हमारा लेबर लॉ प्रभावित हो गया। बोलिए, ये लेबर लॉ कहाँ लागू होता है, इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री प्रभावित हो गया। ये लेबर लॉ किस आदमी पर लागू होता है, लेबर या वर्कर पर, लेबर या वर्कर पर लागू होता है। तो लेबर या वर्कर प्रभावित हो गए, इसको अपनाना स्वीकार किसको करना है, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर को ना एक्सेप्ट करना है। तो एम्प्लॉयर प्रभावित हो गया। तो देखिए कभी कभी पूछता है इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज, इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन एम्प्लॉयर्स इन द कंट्री, इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन लेबर लॉज इन द कंट्री, इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन वर्कर्स ऑफ द कंट्री। सब बात तो एक है, सब बात तो एक है कि जैसे हम लेबर इस कन्वेंशन या रिकमेंडेशन को रेटिफाई कर लेंगे तो ILO का प्रभाव इन सब पर पड़ जाएगा। समझे? तो सब क्वेश्चन क्या है, सेम है। इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन इंडियन वर्कर्स, इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन इंडियन एम्प्लॉयर्स, इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज, इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन इंडियन लेबर लॉ, सब एक है, सब एक है। दूसरा चीज एक जानिए, ठीक है, अब देखिए जैसे मानिए कि वीकली आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन है, इसको भी हटा देते हैं। जैसे लिखिए वीकली आवर्स ऑफ वर्क, इस पर कन्वेंशन है, रिकमेंडेशन भी है। ये मानिए 48 आवर्स, ठीक है। इस कन्वेंशन को ऑल मेंबर नेशंस ऑफ ILO और जानते हैं कि जितना UNO का मेंबर है वो सब है
और सब जोड़ दीजिएगा तो 99% पॉपुलेशन कवर हो जाता है। नहीं, 99% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड तो इसमें आ जाता है ना। अब बताइए कि जितने भी सदस्य देश हैं ILO के, ये सारा ने इस कन्वेंशन को क्या किया, लागू कर लिया, रेटिफाई कर दिया, सारा रेटिफाई कर दिया, इसको रेटिफाई कर दिया। चलिए, अब इस बेसिस पर, नहीं समझे, आफ्टर रेटिफिकेशन, इस बेसिस पर, ऑन सच बेसिस, इस आधार पर, केवल इस आधार पर पूरे विश्व के वर्कर में एकरूपता आ गई कि नहीं? नहीं समझे? पूरे विश्व के श्रमिक में एकरूपता आ गई। तो कभी कभी पूछता है कि रोल ऑफ ILO टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अमंग वर्कर्स एट इंटरनेशनल लेवल, विश्व के स्तर पर श्रमिकों में एकरूपता लाने के दृष्टि से ILO की भूमिका बताइए। तो क्या है कि अगर ILO के किसी भी कन्वेंशन या रिकमेंडेशन को पूरे उसके सदस्य देश लागू कर दे तो विश्व के मोर देन 99% वर्कर उस आधार पर क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। ठीक है। तो जो भी, अब दूसरा चीज कि ILO जो भी कन्वेंशन, या इस बात समझ गए ना कि अगर यूनिफॉर्मिटी जो है अमॉन्ग वर्कर्स, यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग वर्कर्स एट, यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग वर्कर्स एट इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल एस्टेब्लिश हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। कब? इफ एनी कन्वेंशन इज रेटिफाइड बाय ऑल मेंबर्स कंट्रीज, नहीं, या मेंबर नेशंस ऑफ ILO, अगर सारे नेशन द्वारा रेटिफाई कर दिया जाए तो उस ऑन दैट बेसिस देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग ऑल वर्कर्स एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, पहला चीज़ जानिए। दूसरा चीज़ जानिए कि ILO जो है वह जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के स्टैंडर्ड को मिनिमाइज करने के लिए कन्वेंशन लाता है कि वर्कर के लिविंग स्टैंडर्ड, डिसेंट ऑफ लाइफ के लिए लाता है कन्वेंशन, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए लाता है। तो ILO का जितना भी कन्वेंशन हो या रिकमेंडेशन हो, कन्वेंशन और रिकमेंडेशन वह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए होता है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी श्रमिक के जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार। ठीक। दूसरा चीज कि टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, श्रमिकों को संरक्षित करने के लिए होता है, कौन के एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, नहीं वो हैजार्ड से प्रभावित नहीं हो, नहीं वो फिजिकली अनफिट नहीं हो, ऑक्यूपेशनल डिजीज नहीं हो, ये सब अलग अलग तरह का प्रोटेक्शन देता है। फिजिकल प्रोटेक्शन देता है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देता है, हर तरह का प्रोटेक्शन देता है, तो वर्कर को प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो कभी कभी ये पूछता है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या टू प्रोटेक्ट द वर्कर एट इंटरनेशनल लेवल, ILO के रोल बता दीजिए। तो यही रोल हो गया कि इफ द कन्वेंशन और रिकमेंडेशन ऑफ ILO आर रेटिफाइड बाय ऑल मेंबर नेशंस, नहीं तो क्या होगा, वर्कर के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, वर्कर जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो ये सारा जो है क्वेश्चन होता है उसका बेस क्या होता है, द रेटिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द ILO।
ठीक है। अब उसका नॉट रेटिफाइड वाला बताए थे कि अगर नॉट रेटिफाइड होगा तो एक बार उसको देना होगा, ये जब तक रेटिफाई नहीं होगा तब तक आपको उसका सूचना देते रहना पड़ेगा। तो ये हम बेसिक